हेलो फ्रेंड्स। दोस्तों मल्टीपल स्क्लेरोसिस एक परेशान करने वाली बीमारी होती है। दोस्तों इसमें जो सिम्टम्स होते हैं ना वो भी कुछ अलग तरह से हर एक में दिखाई पड़ सकते हैं। सिम्टम्स का प्रोग्रेशन भी दोस्तों अलग तरह से हो सकता है। किसी में बहुत ज़्यादा जल्दी जो है वो बीमारी की स्टेज आगे बढ़ गई। दोस्तों मैं आपके साथ इस वीडियो में बात करूंगा कि मल्टीपल स्क्लेरोसिस की 4 स्टेजेस कौन कौन सी होती हैं। ये दोस्तों पता होना इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अगर स्टेजेस के बारे में दोस्तों पता है फिर आपको ज़्यादा ठीक से ये आइडिया लग सकता है कि ट्रीटमेंट किस तरह का होने वाला है और इलाज से किस तरह की संभावना जो है वो आप रख सकते हैं। दोस्तों होता क्या है कि जो हमारा सेंट्रल नर्वस सिस्टम होता है ना, दोस्तों सेंट्रल नर्वस सिस्टम का मतलब होता है हमारा ब्रेन, हमारी स्पाइनल कॉर्ड और दोस्तों हमारी आँख के साथ में ऑप्टिक नर्व होती है जो आँख को ब्रेन से जोड़ती है। दोस्तों ये तीनों जो चीज़ें हैं ये हमारा सेंट्रल नर्वस सिस्टम बनाती हैं। दोस्तों सेंट्रल नर्वस सिस्टम में क्या होता है कि नर्व फाइबर्स होते हैं। नर्व फाइबर्स मतलब कि बहुत छोटी छोटी नसें जो एक तरह से आप कह सकते हैं कि नसों की यूनिट होती है। तो दोस्तों नर्व फाइबर्स के चारों तरफ एक प्रोटेक्टिव कोटिंग होती है माइलिन नाम के सब्सटेंस की। तो दोस्तों मल्टीपल स्क्लेरोसिस में क्या होता है कि जो हमारी अपनी बॉडी की इम्यून सिस्टम की सेल्स है ना, वो गलती से उस माइलिन नाम के सब्सटेंस को दोस्तों डिस्ट्रॉय करना स्टार्ट कर देती हैं। तो इससे क्या होता है दोस्तों कि वो जो नर्व फाइबर्स हैं ना, उनके चारों तरफ जो कोटिंग होनी चाहिए, प्रोटेक्टिव कोटिंग जो होनी चाहिए दोस्तों, वो फिर डिस्ट्रक्ट होना मतलब वो ख़राब होना, वो नष्ट होना स्टार्ट हो जाती है, जिसकी वजह से फिर सिम्टम्स पैदा होना स्टार्ट हो जाते हैं मल्टीपल स्क्लेरोसिस के। दोस्तों हम अपने बॉडी में सेंट्रल नर्वस सिस्टम की इंपॉर्टेंस तो समझते ही हैं कि जो हमारा ब्रेन है, जो हमारी स्पाइनल कॉर्ड है, इनके अंदर जो दोस्तों नर्व फाइबर्स हैं मतलब जो नसें हैं, वो दोस्तों पूरी बॉडी को फिर सिग्नल देती हैं, पूरी बॉडी को कमांड देती हैं, पूरी बॉडी को ना गवर्न करती हैं कि बॉडी के सारे इंटरनल ऑर्गन्स, सारी सेल्स या कोशिकाएं किस तरह से अपना काम करें। तो अगर दोस्तों ये नर्व फाइबर्स का इंसुलेशन ख़राब हो जाएगा, मतलब अगर इनकी प्रोटेक्टिव कवरिंग जो है वो ख़राब हो जाएगी, तो क्या होगा दोस्तों, ठीक से जो नर्व फाइबर्स है ना दोस्तों, वो इन्फॉर्मेशन पास ऑन नहीं कर पाएंगी दूसरी नर्व फाइबर्स को या शरीर के बाकी सेल्स को। इसकी वजह से दोस्तों क्या होगा कि फिर बॉडी को ठीक से ये पता ही नहीं चल पाएगा कि करना क्या है, मतलब बॉडी जो है वो ठीक से इन्फॉर्मेशन समझ नहीं पाएगी कि सेंट्रल कमांड से क्या इन्फॉर्मेशन आ रही है, और फिर दोस्तों अलग अलग किस्म की प्रॉब्लम्स आ ही सकती हैं। दोस्तों मैं डॉक्टर कमल सिंह, एक्स आर्म्ड फोर्सेस मेडिकल कॉलेज, एक्स फोर्टिस हॉस्पिटल, एक्स अ लॉट ऑफ कॉर्पोरेट हॉस्पिटल्स। दोस्तों मुझे 20 साल से भी ज़्यादा का क्लिनिकल एक्सपीरियंस है और मैंने क्रिटिकल केयर मेडिसिन, इंटरनल मेडिसिन, एमरजेंसी मेडिसिन और फैमिली मेडिसिन में दोस्तों बहुत सारी प्रैक्टिस की है। दोस्तों मैंने एक अलग से वीडियो बनाया हुआ है जिसमें मैंने मल्टीपल स्क्लेरोसिस के सारे सिम्टम्स के बारे में डिटेल में दोस्तों बात की है। इसका मैं लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दे दूँगा। आप दोस्तों उस वीडियो को देख करके समझ सकते हैं अगर आपको मल्टीपल स्क्लेरोसिस के सिम्टम्स के बारे में कोई आइडिया नहीं है। वैसे दोस्तों मैं आपसे इस वीडियो में अभी जो भी अर्ली सिम्टम्स होते हैं मल्टीपल स्क्लेरोसिस के, उसके बारे में ज़रा सा ब्रीफ में डिस्कशन कर लेता हूँ। वैसे दोस्तों ये जानना इंपॉर्टेंट है कि हर एक व्यक्ति में सिम्टम्स जो हैं वो अलग किस्म से आ सकते हैं, मतलब किसी में कोई सिम्टम पहले आया, किसी में कोई दूसरा सिम्टम पहले आया। लेकिन दोस्तों ये भी चीज़ जानना इंपॉर्टेंट है कि एक सिम्टम होता है जो ऑप्टिक न्यूराइटिस का होता है, वो दोस्तों नॉर्मली देखा गया है कि जल्दी आ जाता है। इसमें दोस्तों क्या होता है कि जो आँखों के साथ लगी हुई नस होती है, नर्व होती है, जिसका नाम होता है ऑप्टिक नर्व, जो ब्रेन को आँखों से जोड़ती है, जिसकी वजह से कि जो भी हम देखते हैं वो इन्फॉर्मेशन हमारे ब्रेन तक पहुँचती है और हमें पता लगता है हम क्या देख रहे हैं। तो दोस्तों उस वाली ऑप्टिक नर्व में सूजन आ जाना, जिसे हम ऑप्टिक न्यूराइटिस कहते हैं। इसके दोस्तों नॉर्मली सिम्टम्स क्या हो सकते हैं। पहली चीज़ तो ये है कि हमें धुंधला दिखाई पड़ना स्टार्ट हो सकता है, जिसे हम कहते हैं कि ब्लरिंग ऑफ विजन हो गई। या दोस्तों एक चीज़ और भी होती है कि जिस तरह से आप आँखों को मूवमेंट करेंगे ना अंदर ही अंदर, तो उससे भी दोस्तों मूवमेंट के साथ में दर्द होगा आँखों में, मतलब कि आँखों में दर्द होगा जब आप आँखों को मूव करेंगे। ये दोस्तों अपने आप में दोनों इंपॉर्टेंट सिम्टम है जो ये दर्शा सकते हैं कि व्यक्ति को शायद ऑप्टिक न्यूराइटिस की प्रॉब्लम हो गई है, मतलब कि ऑप्टिक नर्व में सूजन आ गई है। ये दोस्तों वन ऑफ द अर्लीस्ट सिम्टम हो सकता है मल्टीपल स्क्लेरोसिस का। दोस्तों अगर हम बाकी वाली सिम्टम्स की बात करें तो वैसे तो लिस्ट बड़ी है, लेकिन इन जनरल अगर बात करूं तो कुछ एक सेंसरी प्रॉब्लम्स हो सकती है, मतलब कि कहीं पर भी टच करें बॉडी में तो ठीक से पता ना चले कि यहाँ पे टच हो रहा है, या दोस्तों कुछ अलग तरह की सेंसेशन आए जिसे हम पैरेस्थेशिया भी कहते हैं, मतलब कि नंबनेस हो सकती है या पैरेस्थेशिया हो सकता है। टच का ठीक से पता ना चले, टच का ठीक से एहसास ना हो, ये वाली चीज़ आ सकती है। दोस्तों पेशेंट को गिडीनेस हो सकती है, चक्कर आ सकते हैं, मतलब कि अनस्टडीनेस है, जिसे आप कह सकते हैं कि डिजीनेस है। पेशेंट जब खड़े हो रहे हैं तो उन्हें लग रहा है कि उनके आसपास सब कुछ घूम रहा है, या उन्हें ऐसा लग रहा है कि वो कहीं गिर ना जाएँ, ऐसा लग रहा है आँखों के सामने अंधेरा ना जाए। कुछ इस तरह की कंडीशन भी दोस्तों देखी जा सकती है मल्टीपल स्क्लेरोसिस के पेशेंट्स में अर्ली सिम्टम्स के हिसाब से। दोस्तों इन पेशेंट्स में बैलेंस की प्रॉब्लम हो सकती है। इन पेशेंट्स में दोस्तों हेडेक बार बार रहे, ये वाली चीज़ हो सकती है। दोस्तों हाँ, बहुत ज़्यादा थकान भी रह सकती है, ये भी एक तरह से अर्ली सिम्टम ही माना जाता है मल्टीपल स्क्लेरोसिस का। दोस्तों मसल्स में वीकनेस हो सकती है, मतलब मांसपेशियों में बहुत ज़्यादा कमज़ोरी हो सकती है। मांसपेशियों में दोस्तों कुछ कुछ पैरालिसिस वाली कंडीशन भी हो सकती है। दोस्तों विज़न में और भी चेंजेस हो सकते हैं। ऐसा हो सकता है कि डबल विज़न दिखाई पड़े,
या दोस्तों एक एबनॉर्मल आई मूवमेंट होता है जिसे हम निस्टैग्मस कहते हैं, मतलब कि जिस तरह से हमारी आंखें अंदर से पुतलियाँ मूव होनी चाहिए उस तरह से नहीं मूव हो रही होती। ये वाली चीज़ नॉर्मली आप नहीं पता लगा सकते, नॉर्मली डॉक्टर्स ही देख करके पता लगाते हैं। तो दोस्तों ये चीज़ें हैं जो कि मल्टीपल स्क्लेरोसिस में कॉमनली देखी जा सकती हैं शुरुआत में। हाँ दोस्तों, यूरिनरी प्रॉब्लम्स भी देखी जा सकती है, मतलब कि जो दोस्तों यूरिन पास करने का सिस्टम होता है ना, वो भी अफेक्ट हो सकता है। तो क्या क्या हो सकता है दोस्तों कि शायद हो सकता है यूरिन की फ्रीक्वेंसी बढ़ जाए, मतलब कि बार बार वॉशरूम जाना पड़े। या दोस्तों अर्जेंसी वाली कंडीशन आ जाए अचानक से कि बस अगर अभी सेंसेशन हो रही है कि यूरिन पास करना है तो अभी ही तुरंत जाना है, वरना फिर यूरिन शायद कपड़ों में ना निकल जाए। दोस्तों हेजिटेंसी भी हो सकती है कि यूरिन पास करने की जो प्रोसेस है ना, वो जिस तरह से स्मूथ होती है वो ना हो, उसमें मशक्क़त करनी पड़े, उसमें कोशिश करनी पड़े। दोस्तों इनकंटिनेंस ऑफ यूरिन भी हो सकता है। इनकंटिनेंस का मतलब हो गया कि यूरिन बिना हमारे कंट्रोल के दोस्तों अपने आप निकल जाए। दोस्तों ऐसा भी हो सकता है कि बार बार यूरिन जाना पड़े, मतलब कि जिसे हम डबल वार्डिंग भी कहते हैं कि एक बार यूरिन पास करके गए लेकिन ऐसा लगा कि नहीं ठीक से नहीं हुआ है, दोबारा फिर से जाने की नौबत आ रही है। दोस्तों ये भी हो सकता है कि रात के टाइम ज़्यादा बार उठना पड़े यूरिन पास करने के लिए, जिसे हम नॉक्ट्यूरिया भी कहते हैं। दोस्तों ऐसा भी हो सकता है कि ये वाली सेंसेशन है कि यूरिन ना ठीक से पास नहीं हुआ है, यूरिन पूरी तरह से पास करने के बाद भी एक सेंसेशन ऐसी रहे कि शायद यूरिन ठीक से नहीं पास हुआ है। प्लस दोस्तों ऐसा भी हो सकता है कि यूरिन पास करने की जो प्रोसेस है उसमें दर्द होना स्टार्ट हो जाए। तो दोस्तों ये मतलब यूरिन के बहुत अलग अलग तरह के सिम्टम्स भी आ सकते हैं। दोस्तों अब स्टेजेस की बात करना स्टार्ट करते हैं। तो जो पहली स्टेज है ना, उसका नाम है क्लिनिकली आइसोलेटेड सिंड्रोम, जिसे हम शॉर्ट फॉर्म में दोस्तों CISP कहते हैं। इसमें दोस्तों क्या चीज़ जानना इंपॉर्टेंट है कि सबसे पहली चीज़ तो ये है कि दोस्तों ये पहली स्टेज है, इसमें जो सिम्टम्स हैं वो 24 घंटे या उससे कम टाइम के लिए ही रहते हैं, न्यूरोलॉजिकल सिम्टम्स। और दोस्तों कोई फीवर नहीं होना चाहिए, कोई इन्फेक्शंस नहीं होना चाहिए। वो सिम्टम्स जो न्यूरोलॉजिकल पैदा हो रहे हैं वो बिना फीवर और इन्फेक्शन के हो रहे हैं, ये वाली चीज़ है इसमें दोस्तों। और ये भी जानना इंपॉर्टेंट है कि ऐसा ज़रूरी नहीं है कि अगर किसी को क्लिनिकली आइसोलेटेड सिंड्रोम हुआ है तो वो आगे मल्टीपल स्क्लेरोसिस में दोस्तों तब्दील हो ही जाएगा, ऐसा नहीं है। सारे केसेस ऐसे नहीं होते कि जिसमें CIS वाली चीज़ जो है वो मल्टीपल स्क्लेरोसिस में कन्वर्ट हो जाए। मतलब दोस्तों इवेंचुअली लास्ट में क्या होता है कि इसके जो सिम्टम्स हैं इस स्टेज के, वो फिर या तो अपने आप कम हो जाते हैं या अपने आप पूरी तरह से ठीक हो जाते हैं। दोस्तों मोनोफोकल सिम्टम्स कहते हैं अगर सिर्फ एक न्यूरोलॉजिकल सिम्टम प्रेजेंट हो। फॉर एग्जांपल वो कुछ भी हो सकता है कि आँखों को मूव करने में दर्द हो रहा है, या दोस्तों आँखों से ब्लरी दिख रहा है, कुछ भी ऐसी चीज़ हो सकती है। अगर दोस्तों एक से ज़्यादा सिम्टम्स न्यूरोलॉजिकल प्रेजेंट हैं फिर उसे मल्टीफोकल कहेंगे। मल्टीफोकल में जैसे कि बॉडी में किसी भी जगह पे दोस्तों नंबनेस हो गई है, सपोज़ पैरों में ठीक से स्पर्श का एहसास नहीं हो रहा है, प्लस साथ में कुछ और भी चीज़ है, मतलब आँखों के सिम्टम्स हैं, या बहुत ज़्यादा हेडेक है, या बहुत ज़्यादा फटीग है, या कोई भी और जो सिम्टम्स मैंने आपसे बताया उनमें से कोई भी सिम्टम अगर एक से ज़्यादा है तो दोस्तों वो मल्टीफोकल चीज़ कही जाएगी। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये बात आप समझ गए होंगे कि ये पहली स्टेज है, और ये चीज़ ज़रूरी नहीं है कि जो भी पेशेंट्स ये पहली स्टेज एक्सपीरियंस कर रहे हैं, जो 24 घंटे में नॉर्मली ठीक हो जाती है, वो सारे पेशेंट्स दोस्तों आगे मल्टीपल स्क्लेरोसिस के पेशेंट्स में तब्दील हो ही जाएंगे, ऐसा नहीं है। दोस्तों ब्रेन की MRI करा के देखी जाती है इसमें, तो अगर उसमें ब्रेन में कुछ एक पर्टिकुलर एरिया में वो लीजन्स दिखाई पड़ते हैं, समझ में आते हैं, जो कि मल्टीपल स्क्लेरोसिस से बिल्कुल स्पेसिफिक होते हैं, तब ये चांसेस हमेशा ज़्यादा होते हैं कि जो ये वाले पेशेंट्स हैं इनमें आगे मल्टीपल स्क्लेरोसिस डेवलप हो जाएगी। लेकिन दोस्तों अगर ब्रेन की MRI में वो वाली चीज़ें नज़र नहीं आई हैं, इस तरह के स्पेसिफिक लीजन्स नज़र नहीं आए हैं, तो फिर चांसेस कम होते हैं कि ये वाले पेशेंट्स आगे प्रोग्रेस करेंगे फुल फ्लेजेड मल्टीपल स्क्लेरोसिस में। दोस्तों अगली स्टेज है या अगला टाइप है जिसका नाम है रिलैप्सिंग रेमिटिंग मल्टीपल स्क्लेरोसिस, जिसे हम शॉर्ट में दोस्तों RRMS भी कहते हैं। दोस्तों ये वाली जो है ना, ये बहुत कॉमन चीज़ है, लगभग 85% पेशेंट्स में मल्टीपल स्क्लेरोसिस के यही वाली स्टेज चल रही होती है, जिसे हम RRMS कहते हैं। इसमें दोस्तों जैसे आपको नाम से पता लग रहा होगा, रिलैप्सिंग और रेमिटिंग। इसका मतलब ये हो गया दोस्तों कि इस वाली स्टेज में क्या होता है कि सिम्टम्स न्यूरोलॉजिकल आते हैं दोस्तों, वो रहते हैं, और फिर दोस्तों कुछ टाइम के बाद में, मतलब कि कुछ दिनों के बाद या कुछ हफ्तों के बाद या कुछ महीनों के बाद दोस्तों फिर उनकी जो सीवियरिटी है वो अपने आप कम हो जाती है। जब कम हो जाती है दोस्तों, उस फेज़ को कहते हैं कि रेमिटिंग फेज़ में चल रहा है। तो रिलैप्सिंग मतलब कि सिम्टम्स आए हुए हैं, सिम्टम्स खूब सारे हैं मतलब पेशेंट को, और उसके बाद फिर रेमिटिंग फेज़ आ गई जिसमें कि पेशेंट को थोड़ा सा अंदर से आराम पड़ गया। दोस्तों होती क्यों ये वाली चीज़, क्योंकि वही जो हमारी इम्यून सिस्टम की सेल्स हैं वो जो भी नर्व फाइबर्स के चारों तरफ माइलिन है उसको डिस्ट्रॉय कर रही हैं। इसकी वजह से क्या हो रहा है कि दोस्तों नर्व फाइबर्स में इन्फ्लेमेशन हो रहा है, मतलब कि नर्व फाइबर्स दोस्तों एक तरह से घायल अवस्था में आ रही है ना, क्योंकि उनकी जो प्रोटेक्टिव कवरिंग है वही डैमेज की जा रही है। तो दोस्तों घायल अवस्था में आने की वजह से उनमें अब सूजन आ रही है। दोस्तों जब नर्व फाइबर्स में इन्फ्लेमेशन हो जाएगा या सूजन हो जाएगी तो फिर वो अपना काम ठीक से नहीं कर पाएंगे, वो ठीक से इन्फॉर्मेशन पास ऑन नहीं कर पाएंगे, जिसकी वजह से कि फिर सारे दोस्तों सिम्टम्स दिखाई पड़ना स्टार्ट होते हैं। दोस्तों अगली स्टेज का नाम है सेकेंडरी प्रोग्रेसिव मल्टीपल स्क्लेरोसिस। सेकेंडरी प्रोग्रेसिव मल्टीपल स्क्लेरोसिस। तो दोस्तों नॉर्मली क्या होता है कि जो हमने इसके पहले वाली स्टेज की बात की थी ना, RRMS रिलैप्सिंग रेमिटिंग मल्टीपल स्क्लेरोसिस, वो नॉर्मली दोस्तों फिर प्रोग्रेस करके मतलब बढ़ करके फिर इस वाली स्टेज में आ जाती है,
जिसका नाम है SPMS या सेकेंडरी प्रोग्रेसिव मल्टीपल स्क्लेरोसिस। तो दोस्तों इसमें होता क्या है कि देखो पहले वाली स्टेज में तो ये था कि जो नर्व फाइबर्स थे उनमें इन्फ्लेमेशन हुआ था, मतलब उनमें सूजन आ गई थी, वो घायल अवस्था में थी इस वजह से। बट दोस्तों इस वाली स्टेज में क्या होता है कि फिर न्यूरो डिजेनरेशन वाली कंडीशन जो है वो देखी जाती है। इसका मतलब ये हुआ दोस्तों कि अब नर्व फाइबर्स जो हैं वो धीरे धीरे अपना काम करना पूरी तरह से बंद कर रही हैं, धीरे धीरे उनकी दोस्तों मृत्यु हो रही है, उनकी डेथ हो रही है। अगर हम लक्षणों की बात करें दोस्तों, तो लक्षणों का प्रोफाइल नॉर्मली वही रहता है जो कि RRMS में है। लेकिन दोस्तों वो लक्षण और ज़्यादा सीवियरिटी में हो सकते हैं, नए लक्षण भी आ सकते हैं, क्योंकि आप समझ रहे हैं जो नर्व फाइबर्स हैं पहले वो घायल अवस्था में थे लेकिन काम कर रहे थे, और अब उनका ऐसा हो रहा है कि काम करना बिल्कुल सही वो बंद कर रहे हैं, बिल्कुल सही वो एक डेड वाली कंडीशन में दोस्तों पहुँच रहे हैं। दोस्तों ये जानना इंपॉर्टेंट है कि जो रिलैप्सिंग रेमिटिंग मल्टीपल स्क्लेरोसिस थी ना, उसका जो शिफ्ट हो रही है सेकेंडरी प्रोग्रेसिव में, ये वाली दोस्तों प्रोसेस बहुत ज़्यादा फास्ट नहीं होती है। ऐसा नहीं है कि एक दिन में या कुछ हफ्तों में ही फटाफट से उस वाली स्टेज से ये अगली वाली स्टेज में दोस्तों प्रोग्रेशन हो गया, ऐसा नहीं है। कई बार दोस्तों ये जो स्लो शिफ्ट है इसमें सालों लग जाते हैं। तो दोस्तों फिर इसमें डायग्नोसिस भी बनाने में सेकेंडरी प्रोग्रेसिव मल्टीपल स्क्लेरोसिस की कई बार टाइम लग जाता है, क्योंकि इसमें भी दोस्तों कई बार ऐसा देखा जा सकता है कि भाई कुछ एक टाइम ड्यूरेशन ऐसा आ गया जिसमें कि सिम्टम्स की सिवियरिटी बहुत कम थी, तो डॉक्टर्स को लग सकता है कि ये तो रेमिशन फेज़ चल रहा है, तो शायद अभी ये RRMS वाली फेज़ ही चल रही है। मतलब आप समझ रहे हैं स्लो शिफ्ट होती है, लेकिन अगर इस वाली स्टेज में बीमारी आ गई है तो इसका मतलब ये हो गया है कि अब नर्व फाइबर्स जो है वो डीजेनरेशन में जा चुके हैं, और अब मतलब कि बीमारी जो है वो प्रोग्रेस कर ही चुकी है। दोस्तों अगली स्टेज का नाम है प्राइमरी प्रोग्रेसिव मल्टीपल स्क्लेरोसिस। जैसे आप नाम से देख पा रहे हैं इसमें प्राइमरी वर्ड आ गया है। दोस्तों इसमें क्या हो गया कि ये जो लगभग 15% पेशेंट है ना मल्टीपल स्क्लेरोसिस के, उनमें ये वाली स्टेज आ जाती है। मतलब इस स्टेज से एक तरह से आप बोलो कि शुरुआत सी हो जाती है। उनमें रिलैप्सिंग रेमिटिंग वाली फेज़ नहीं आती, तो उनमें मतलब शुरुआत से ही जो बीमारी के सिम्टम्स हैं वो प्रेजेंट भी हैं, और वो प्रोग्रेशन भी कर रहे हैं, अपनी सीवियरिटी मतलब बढ़ा भी रहा है। मतलब आप अगर समझें कि बीमारी जो है वो शुरुआत से ही एक तो स्टेबिलिटी से है, उसमें कोई भी रेमिटिंग फेज़ नहीं है, मतलब कोई भी ऐसा फेज़ नहीं है कि जब उसमें बीमारी के सिम्टम्स जो हैं उनसे थोड़ी सी निजात मिले, और दोस्तों वो जो सिम्टम्स हैं वो धीरे धीरे बढ़ ही रहे हैं अपनी टेंडेंसी में, क्योंकि नर्व्स में दोस्तों इन्फ्लेमेशन वाली जो प्रोसेस है वो बहुत ज़्यादा लंबे टाइम के लिए नहीं रह पाई है, और नर्व्स दोस्तों जल्दी ही डिजेनरेट होना या पूरी तरह से दोस्तों मतलब ख़त्म होना स्टार्ट हो गई। नर्व का फंक्शन पूरी तरह से ख़त्म होना जल्दी ही स्टार्ट हो गया है, इसलिए दोस्तों इसे हम प्राइमरी प्रोग्रेसिव मल्टीपल स्क्लेरोसिस कहते हैं। लगभग 15% मल्टीपल स्क्लेरोसिस के पेशेंट्स में दोस्तों ये वाली चीज़ देखी जाती है। दोस्तों ये भी चीज़ जानना इंपॉर्टेंट है कि जो ये वाली स्टेज है प्राइमरी प्रोग्रेसिव, इसमें दोस्तों नॉर्मली ज़्यादा टेंडेंसी होती है कि स्पाइनल कॉर्ड की जो नर्व फाइबर्स हैं उनको बहुत ज़्यादा एग्रेसिवली डैमेज होने का चांस रहता है। प्लस देखा गया है कि मिड 30s या लेट 30s में दोस्तों ये स्टार्ट हो जाती है ये वाली स्टेज, और फिर उसके आगे बढ़ती है। अब स्पाइनल कॉर्ड का अगर इन्वॉल्वमेंट हो गया दोस्तों, तो उसकी वजह से फिर स्पाइनल कॉर्ड जिन भी हमारे ऑर्गन्स को कंट्रोल करती है उनमें सब में प्रॉब्लम आ सकती है। तो दोस्तों पेशेंट को चलने फिरने में प्रॉब्लम आ ही सकती है, बहुत ज़्यादा स्टिफनेस हो सकती है नीचे पैरों में, मांसपेशियों में दोस्तों बैलेंस प्रॉब्लम्स हो सकती हैं, सेक्सुअल प्रॉब्लम्स हो सकती हैं, ब्लैडर वगैरह की प्रॉब्लम दोस्तों, बाउल की प्रॉब्लम्स, ये सब चीज़ें हो सकती हैं। दोस्तों कभी कभी, वैसे लेस कॉमन ही है, बट ऐसा भी हो सकता है कि जो हमारे ब्रेन में एक पार्ट होता है, इसका नाम है सेरिबेलम, तो वो वाला पार्ट दोस्तों प्राइमरीली अफेक्ट हो गया हो PPMS में। तो अगर ऐसा होगा दोस्तों तो फिर क्या होगा कि पेशेंट को ट्रेमर्स आना भी स्टार्ट हो जाएंगे, मतलब कि शेकिंग वाले मूवमेंट स्टार्ट हो जाएंगे बॉडी में। साथ साथ में दोस्तों अटैक्सिया हो जाएगा। अटैक्सिया का मतलब होता है कि एक तरह से आप समझिए लॉस ऑफ कोऑर्डिनेशन, कि बॉडी में ठीक से कोऑर्डिनेशन, ठीक से बैलेंस नहीं बन पाएगा। ठीक है दोस्तों, तो हमने 4 स्टेजेस की बात करी हैं। क्लिनिकली आइसोलेटेड सिंड्रोम पहली हो गई, दूसरी दोस्तों हो गई जो RRMS थे, रिलैप्सिंग रेमिटिंग मल्टीपल स्क्लेरोसिस, तीसरी हो गई सेकेंडरी प्रोग्रेसिव मल्टीपल स्क्लेरोसिस दोस्तों, और चौथी हो गई प्राइमरी प्रोग्रेसिव मल्टीपल स्क्लेरोसिस। अब दोस्तों हम फाइनल स्टेजेस की बात करते हैं कि पेशेंट की फाइनल स्टेजेस में क्या होता है बीमारी की। तो दोस्तों सिम्टम्स जो है ना वो सीवियरिटी में बहुत ज़्यादा हो गए होते हैं। मतलब पेशेंट की लाइफ दोस्तों बहुत ज़्यादा नेगेटिवली अफेक्ट हो गई होती है, बहुत ज़्यादा डिसेबिलिटी आ गई होती है, और पेशेंट पूरी तरह से अपनी केयर करने की टीम पे या अपने घर वालों पे पूरी तरह से दोस्तों डिपेंड हो गए होते हैं। वो इंडिपेंडेंटली अपना काम कर पाने में दोस्तों समर्थ अब नहीं बचते हैं। तो दोस्तों बिल्कुल प्रॉब्लम हो सकती है उन्हें कोई भी चीज़ निगलने में या ब्रीदिंग करने में या बात करने में दोस्तों। पूरी तरह से बेड कन्फाइन हो सकते हैं या व्हील चेयर कन्फाइन हो सकते हैं। मतलब उनकी जो मोबिलिटी है, जो चलने फिरने की शक्ति है दोस्तों, वो पूरी तरह से दोस्तों ख़त्म हो सकती है। दोस्तों बॉडी में बहुत ज़्यादा मसल्स में स्टिफनेस रह सकती है, बहुत ज़्यादा पेन रह सकता है, बाउल ब्लैडर की प्रॉब्लम्स तो हो ही सकती हैं। बाउल मतलब कि दोस्तों अपना जो मोशंस होते हैं उस पर कंट्रोल ख़त्म हो जाए, या बहुत ज़्यादा कॉन्स्टिपेशन रहना स्टार्ट हो जाए। ब्लैडर की प्रॉब्लम्स के बारे में मैंने डिटेल में डिस्कस किया ही था वीडियो के स्टार्टिंग में। दोस्तों कॉग्निशन की प्रॉब्लम हो सकती है, मतलब जिस तरह से हमारा जो ब्रेन है वो चीज़ों का संज्ञान लेता है, वो चीज़ दोस्तों अफेक्ट होने से फिर क्या होगा, पेशेंट ठीक से कंसंट्रेशन नहीं कर पाएगा, ठीक से फोकस नहीं कर पाएगा, ठीक से दोस्तों मन में चीज़ों को समझ नहीं पाएगा। थॉट्स की प्रोसेस दोस्तों, फीलिंग्स की प्रोसेस, ये सब चीज़ें जो हैं वो धीरे धीरे अफेक्ट होना स्टार्ट हो जाती हैं, और फाइनल स्टेजेस में दोस्तों ये वाली चीज़ें बहुत ज़्यादा जो हैं वो अफेक्ट हो चुकी होती हैं।
कई सारे पेशेंट्स को दोस्तों फाइनल स्टेजेस में या लेटर स्टेजेस में क्या होता है कि बहुत सारे इमोशनल इश्यूज़ आना भी स्टार्ट हो जाते हैं पेशेंट्स को। बहुत ज़्यादा अचानक से गुस्सा आ जाएगा या बहुत ज़्यादा सैडनेस में चले जाएंगे, मतलब बहुत ज़्यादा डिप्रेशन में आ जाएंगे। तो इस तरह के इमोशनल दोस्तों इश्यूज़ भी आ सकते हैं। ये दोस्तों जानना इंपॉर्टेंट है कि मल्टीपल स्क्लेरोसिस अपने आप में एक फेटल डिसीज़ नहीं है, मतलब कि मल्टीपल स्क्लेरोसिस की वजह से पेशेंट की डेथ नहीं होती, बल्कि नॉर्मली कोई ना कोई कॉम्प्लिकेशन होता है जिसकी वजह से होती है। कॉम्प्लिकेशन कुछ भी हो सकता है, फॉर एग्जांपल यूरिन में कोई इन्फेक्शन हो गया, लंग्स में कोई इन्फेक्शन हो गया, निमोनिया हो गया। कई सारे पेशेंट्स को दोस्तों क्या होता है कि एस्पिरेशन निमोनिया हो गया, मतलब कि चूँकि वो ठीक से अब स्वैलो नहीं कर पाते हैं, तो और बॉडी में इतनी ताकत भी नहीं होती कि वो बैठ के कुछ खा पाएँ। तो नॉर्मली क्या होता है कि कोई भी फूड पार्टिकल्स या कोई भी पीने वाली चीज़ दोस्तों क्या होता है उनकी सांस की नली में आ जाती है। सांस की नली में आने की वजह से दोस्तों वो चीज़ फिर लंग में जाकर के वहाँ पे इन्फेक्शन पैदा कर देती है, जिसे हम एस्पिरेशन निमोनिया कहते हैं। दोस्तों ये भी आपको पता होना चाहिए कि अगर किसी व्यक्ति को मल्टीपल स्क्लेरोसिस के अलावा कुछ एक और हेल्थ प्रॉब्लम्स हैं, मतलब कि फॉर एग्जांपल हार्ट की प्रॉब्लम्स हैं, या बहुत ज़्यादा हाइपरटेंशन रहता है, या दोस्तों डायबिटीज़ बहुत ज़्यादा अनकंट्रोल्ड है, या डिप्रेशन बहुत ज़्यादा रहता है, या दोस्तों कुछ और इम्यून सिस्टम की प्रॉब्लम्स हैं, मतलब कुछ भी अगर एक ऐसी क्रोनिक चीज़ें हैं पेशेंट को और साथ में मल्टीपल स्क्लेरोसिस भी है, तब दोस्तों चांसेस थोड़े से ये ज़्यादा होते हैं कि बीमारी जल्दी प्रोग्रेस करेगी और अर्ली स्टेज में ही, मतलब कि यंग एज में ही आप कह सकते हो कि बीमारी डायग्नोस होने के कम टाइम में ही कुछ भी अनफॉर्चुनेट इवेंट हो सकता है अगर ठीक से मेडिकल केयर ना की जाए। चांसेस ज़्यादा हो जाते हैं। पेशेंट्स ऐसे वाले जिनको और भी ज़्यादा प्रॉब्लम है साथ में, वो थोड़े से ज़्यादा हमेशा रिस्क प्रोफाइल में रहते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, मेरा पर्पज़ इस वीडियो को बनाने का, आपको ये सारे मल्टीपल स्क्लेरोसिस की स्टेजेस बताने का यही था कि बीमारी के बारे में बहुत ठीक से पता होना दोस्तों ज़रूरी होता है। तभी हम अपने मन में एक्सपेक्टेशन भी लगाते हैं कि जो हमारा इलाज चल रहा है उससे हमें क्या कुछ फ़ायदा हो सकता है, और दोस्तों मतलब किस तरह की हम अपनी हेल्थ के बारे में एक्सपेक्टेशन लगा सकते हैं। ओवरऑल हमें किन किन चीज़ों का ध्यान रखना है, और मतलब सारी चीज़ें अगर आपको पता रहेंगी, अगर आपको बीमारी के बारे में दोस्तों ठीक से आइडिया रहेगा, तो दोस्तों मैं आगे वीडियो और भी बनाऊंगा मल्टीपल स्क्लेरोसिस की सीरीज़ पे। मैं इसमें जो भी ट्रीटमेंट के ऑप्शंस होते हैं उस बारे में भी दोस्तों वीडियोस बनाऊंगा। तो अगर आपको दोस्तों वीडियो अच्छा लगा, अगर आपको चीज़ें समझ में आई, अगर आप बेसिकली मतलब कनेक्ट कर पाएँ मेरे साथ में, टॉपिक को थोड़ा भी समझ पाएँ, दोस्तों वीडियो को शेयर करिएगा। थैंक यू सो मच।